हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो इंसान हो, कोई पेड़ हो या कोई जानवर, सबका एक लाइफ स्पैन होता है, सबकी एक दिन डेथ होती है। लेकिन जो स्पीशीज है, जैसे ह्यूमन स्पीशीज या टाइगर स्पीशीज, वो हजारों लाखों साल से चलती आ रही हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। यही वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनाए रखता है, उसको खत्म होने से बचाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि रिप्रोडक्शन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी प्रोसेस है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, जो रिप्रोडक्शन की मेन साइट है। उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को। फिर हम आगे बढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरफ, और आखिर में हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इन 4 टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में अपना पहला सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, द फ्लावर। देखो, हम सबको फूल बहुत पसंद होते हैं, उनकी सुंदरता के लिए, उनकी खुशबू के लिए। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से फूल इससे कहीं ज्यादा हैं। ये असल में मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं, यानी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के हिसाब से कमाल की चीज़ें हैं, जिनको नेचर ने स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन किया है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फ्लावर सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि रिप्रोडक्शन का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। अब हम इस स्लाइड में एक टिपिकल फ्लावर के पार्ट्स को समझेंगे। स्क्रीन पर जो डायग्राम है, ध्यान से देखिए। ये फ्लावर का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन या एलएस है। चलो बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे बाहर आपको ग्रीन पत्ती जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये हैं सीपल्स। इनका काम है फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। उसके अंदर आते हैं रंग बिरंगे पेटल्स, जिनका काम है पॉलिनेटर्स को, जैसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। अब आते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर। ये जो लंबी लंबी स्टॉक्स हैं, ये हैं स्टेमन्स, जो मेल यूनिट हैं। हर स्टेमन के 2 पार्ट हैं, एक स्टॉक जिसे फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर एंथर जिसके अंदर पॉलन बनता है। और बिल्कुल सेंटर में है पिस्टल, जो फीमेल यूनिट है। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, जो पॉलन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। उसके नीचे स्टाइल, और सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक फ्लावर के 4 मेन वर्ल्ड्स होते हैं, सीपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल। अब हम इस स्लाइड में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पर फोकस करेंगे। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि स्टेमन मेल पार्ट है। अब हम इसको और डिटेल में, इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, और सबसे जरूरी, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की एनाटॉमी को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में स्टैमेन के स्ट्रक्चर को और क्लोज से देखेंगे। लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में देखो, एक टिपिकल स्टैमेन के 2 मेन पार्ट्स हैं, लंबी सी स्टॉक जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर का हिस्सा जिसे एंथर कहते हैं। अब राइट साइड वाले डायग्राम पे आओ। ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। आप देख सकते हो कि एंथर आमतौर पर बाय लोब्ड होता है, यानी उसके 2 लोब्स होते हैं, और हर लोब में 2 चेम्बर्स होते हैं, जिन्हें थीका कहते हैं। इसलिए एंथर को डायथीकस भी कहते हैं। तो टोटल हो गए 4 साइड, इसलिए इसका स्ट्रक्चर टेट्रागोनल कहलाता है। हर कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, यानी टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इन्हीं के अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि स्टैमन में फिलामेंट और एंथर होते हैं, और एंथर बायलोब्ड, डायथीकस और टेट्रागोनल होता है। अब हम इस स्लाइड में एक माइक्रोस्पोरेंजियम को जूम करके देखेंगे। जैसा कि आप इस एनलार्ज्ड व्यू में देख सकते हैं, इसके चारों तरफ 4 अलग-अलग वॉल लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली है एपिडर्मिस, उसके अंदर है एंडोथीसियम, और फिर आती हैं मिडिल लेयर्स। ये बाहर की 3 लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन देना और डेहिसेंस में हेल्प करना। डेहिसेंस मतलब जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसके फटने में मदद करना, ताकि पोलन रिलीज हो सके। सबसे अंदर वाली लेयर है टैपेटम। ये लेयर बहुत ज़रूरी है, इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसका मेन फंक्शन है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट यानी पोषण प्रोवाइड करना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर्स से कवर्ड होता है, जिसमें से टैपेटम नरिशिंग लेयर है।
अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस को समझेंगे जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, नाम से घबराना नहीं है, इसको तोड़ते हैं। माइक्रोस्पोर और जेनेसिस, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो सीधा सा मतलब है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन। अब ये होता कैसे है? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। इस टिश्यू का हर डिप्लॉयड सेल एक पोलन मदर सेल या पीएमसी की तरह एक्ट कर सकता है। ये पीएमसी फिर मियोटिक डिवीजन से डिवाइड करता है, जिससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और रिजल्ट में एक टेट्राड यानी 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का ग्रुप बनता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड पीएमसी से मियोसिस के थ्रू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब हम इस स्लाइड में पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। माइक्रोस्पोर से ही पॉलन ग्रेन बनता है, जो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एक आम पहचान है इसकी 2 लेयर्ड वॉल। जो बाहर की हार्ड लेयर है उसे कहते हैं एक्साइन। ये एक बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। ये इतना टफ सब्सटेंस है कि इस पर हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली का भी असर नहीं होता। पता है, इसी की वजह से पॉलन ग्रेन्स फॉसिल्स के रूप में भी मिल जाते हैं। जो अंदर की पतली लेयर है उसे कहते हैं इंटाइन, और ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं, टफ एक्साइन और सॉफ्ट इंटाइन। अब हम इस स्लाइड में एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर झांकेंगे। आमतौर पर इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं। जो बड़ा वाला सेल है वो है वेजिटेटिव सेल। इसका न्यूक्लियस इरेगुलरली शेप्ड होता है और इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व होता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। जो दूसरा छोटा सेल है वो है जेनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। यही जेनरेटिव सेल आगे जाकर डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स बनाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 60% से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन इसी 2 सेल स्टेज पर एंथर से रिलीज हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव सेल होता है। अब हम इस स्लाइड में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। हमने मेल पैड्स को कवर कर लिया है। अब हमारी जर्नी का अगला पड़ाव है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इस सेक्शन में हम गाइनोशियम या पिस्टल और उसके अंदर के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी ओव्यूल और एम्ब्रायोसैक को डिटेल में समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टडी करेंगे। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब एक फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टल होते हैं तो क्या होता है। 2 कंडीशंस हो सकती हैं। लेफ्ट वाले डायग्राम में देखो, ये पेपरवेयर यानी पॉपी का फूल है। इसमें सारे पिस्टल्स आपस में जुड़े हुए हैं यानी फ्यूज्ड हैं। इस कंडीशन को कहते हैं सिनकॉपस। सिन का मतलब होता है टुगेदर। अब राइट साइड में देखो, ये मिचेलिया का फूल है। इसमें सारे पिस्टल्स एक दूसरे से आज़ाद हैं यानी फ्री हैं। इस कंडीशन को कहते हैं अपोकार्पस। एपो का मतलब होता है सेपरेट। तो ये एक सिंपल सा फर्क है कि फीमेल पार्ट्स जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था सिनकार्पस और अपोकार्पस कंडीशंस के बीच का डिफरेंस। अब हम इस स्लाइड में एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ये टर्म याद रखना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ओव्यूल प्लेसेंटा से एक स्टॉक के थ्रू जुड़ा होता है जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। ओव्यूल खुद 1 या 2 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये लेयर्स पूरे ओव्यूल को घेर कर रखती हैं, बस टिप पर एक छोटी सी ओपनिंग छोड़ देती हैं जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट वाले एंड को चलाजा कहते हैं और इंटेग्यूमेंट्स के अंदर सेल्स का एक मास होता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं, जिसमें फूड रिजर्व होता है और जिसके अंदर हमारा मेन स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसैक होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट्स और उनके नेम्स को समझना। अब हम इस स्लाइड में एक और जेनेसिस प्रोसेस देखेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। बिल्कुल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरह इसको भी तोड़ते हैं। मेगास्पोर और जेनेसिस यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन। ओव्यूल के न्यूसेलिस के अंदर आमतौर पर माइक्रोपाइलर एंड के पास एक सिंगल डिप्लॉयड सेल डिफरेंट होकर मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी बन जाता है। ये एमएमसी मियोसिस से डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है। लेकिन यहाँ मेल साइड से एक बड़ा डिफरेंस है। आमतौर पर इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल बचता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मेगास्पोरोजेनेसिस में एक एमएमसी से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं पर सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे
कि वो अकेला फंक्शनल मेगास्पोर एक एम्ब्रियो एम्ब्रियोसैक में कैसे डेवलप होता है। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले फंक्शनल मेगास्पोर साइज में बड़ा होता है, फिर इसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता है और जो 2 नए न्यूक्लियाई बनते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, यानी अभी सेल वॉल्स नहीं बनती। इसके बाद 2 और माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, जिससे पहले 4 और फिर टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है तब जाकर सेल वॉल्स बनना शुरू होती हैं। और क्योंकि ये पूरा डेवलपमेंट एक सिंगल मेगास्पोर से हुआ है, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन के स्टेप्स को समझना। अब हम इस स्लाइड में उस मैच्योर एम्ब्रियोसैक के फाइनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसे एग एपरेटस कहते हैं। इसमें एक होता है एग सेल जो फीमेल गैमीट है, और 2 हेल्पर सेल्स होते हैं जिन्हें सिनर्जिड्स कहते हैं। इनका काम पॉलन ट्यूब को गाइड करना होता है। ऑपोजिट एंड यानी चिलाजल एंड पर 3 सेल्स होते हैं जिन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं, और बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो चलो अब गिनती करते हैं। 3 सेल ऊपर, 3 नीचे और 1 बीच में, टोटल हो गए 7 सेल्स। और न्यूक्लियाई गिनो, 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में, टोटल हो गए 1 न्यूक्लियाई। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कहते हैं। ये एंजियोस्पर्म्स का क्लासिक फीचर है, इसको हमेशा याद रखना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मैच्योर एम्ब्रियोसैक का 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब हम इस स्लाइड में अपने आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, पॉलिनेशन। हमने देखा कि मेल गैमीट्स पॉलन ग्रेन के अंदर बंद है और फीमेल गैमीट एम्ब्रियोसैक के अंदर छिपी हुई हैं। और सबसे ज़रूरी बात, दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें आपस में मिलाने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है। वही मैकेनिज्म है पॉलिनेशन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि पॉलिनेशन गैमीट्स को पास लाने का एक जरिया है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि पॉलिनेशन 3 तरह की होती है, जैसा कि ये टेबल में दिखाया गया है। सबसे पहला है ऑटोगेमी। ऑटो का मतलब सेल्फ, मतलब पोलन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक उसी सेम फ्लावर के अंदर। यह है असली सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है गेटनोगेमी। इसमें पोलन का ट्रांसफर एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है। अब फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा लगता है, क्योंकि एक एजेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जेनेटिकली देखा जाए तो प्लांट तो सेम ही है ना, इसलिए ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है। और आखिर में है जीनोगेमी। ये है ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पोलन का ट्रांसफर एक प्लांट के फ्लावर से किसी दूसरे जेनेटिकली अलग प्लांट के फ्लावर पर होता है। इसी से जेनेटिक वेरिएशन आती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था पॉलिनेशन के 3 टाइप्स, ऑटोगेमी, गेटनोगेमी और जीनोगेमी के बीच का डिफरेंस समझना। अब हम इस स्लाइड में कुछ खास एडेप्टेशंस देखेंगे। कुछ प्लांट्स जैसे वायोला और ऑक्सैलिस 2 अलग-अलग तरह के फूल बनाते हैं। पहले हैं चैस्मोगेमस फ्लावर्स। ये नॉर्मल खुले हुए फूल होते हैं जिनके एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। लेकिन ये प्लांट्स क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स भी बनाते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कभी खुलते ही नहीं हैं। क्योंकि एंथर और स्टिग्मा एक साथ बंद रहते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही एकमात्र ऑप्शन है। इसका फायदा ये है कि ये सीड फॉर्मेशन की गारंटी देता है, भले ही पॉलिनेटर्स आसपास ना हो। इस स्ट्रैटेजी को अश्योर्ड सीड सेट कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था 2 स्पेशल टाइप्स के फ्लावर्स, चैस्मोगेमस और क्लाइस्टोगैमस के बारे में जानना। अब हम इस स्लाइड में उन एजेंट्स के बारे में बात करेंगे जो पॉलन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाते हैं। ये एजेंट्स 2 मेन कैटेगरीज में आते हैं। पहले हैं एबायोटिक यानी नॉन लिविंग एजेंट्स, जैसे कि विंड, हवा और वाटर, पानी। दूसरी कैटेगरी है बायोटिक यानी लिविंग एजेंट्स। इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बैट्स। ये याद रखना जरूरी है कि ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन के लिए इन्हीं बायोटिक एजेंट्स पर डिपेंड करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था पॉलिनेशन के एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स को जानना। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि फ्लावर्स अपने पॉलिनेटिंग एजेंट के हिसाब से कैसे अडैप्ट करते हैं। जो फूल विंड से पॉलिनेट होते हैं उन्हें किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो कलरफुल नहीं होते, उनमें खुशबू या नेक्टर नहीं होता। उनका पॉलिन हल्का, नॉन स्टिकी होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ताकि सक्सेस का चांस बढ़ जाए। इसके आगे जो फूल एनिमल से पॉलिनेट होते हैं वो अक्सर बड़े, कलरफुल और खुशबूदार होते हैं।
वो पॉलिनेटर्स के लिए रिवॉर्ड के तौर पर नेक्टर बनाते हैं और उनका पॉलन अक्सर स्टिकी होता है ताकि वो एनिमल की बॉडी से चिपक सके। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर उसके पॉलिनेटिंग एजेंट पर डिपेंड करता है। अब हम इस स्लाइड में एक आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। हमने पूरा प्रोसेस कवर कर लिया। अब सोचो, अगर पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल ही नहीं कर पाते तो दुनिया की प्लांट लाइफ और हमारा फूड सप्लाई कितना अलग होता। इस सवाल के बारे में जरूर सोचना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर जो आप इमेज देख रहे हैं, ये एक पूरी तरह से डेवलप्ड ह्यूमन फीटस है, यूट्रस के अंदर। यही है हमारे पूरे चैप्टर की मंजिल। इस चैप्टर में हम इसी जर्नी को समझेंगे कि कैसे एक सिंगल सेल से इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम रिप्रोडक्शन की पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये हमारे चैप्टर का रोड मैप है। हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को समझेंगे। उसके बाद हम प्रोसेसेस पर आएंगे, जैसे गमीटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन और आखिर में प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को कवर करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर पता चल जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बिल्कुल बेसिक्स को समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन एक सिंगल इवेंट नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। ये हैं रिप्रोडक्शन के मेजर इवेंट्स। सबसे पहले गेमीटोजेनेसिस यानी गैमीट्स का बनना, स्पर्म और ओवम। फिर इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन यानी इन गैमीट्स का फ्यूजन, जिससे जाइगोट बनता है। फिर वो जाइगोट यूट्रस की दीवार से जुड़ता है, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और आखिर में पार्ट्यूरेशन यानी चाइल्ड बर्थ। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको रिप्रोडक्शन के सारे स्टेप्स का ओवरव्यू मिल जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए इसके पार्ट्स और फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम मेल एनाटॉमी पर फोकस करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जो बॉडी के पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। हम इसके सारे पार्ट्स को, जैसे टेस्टीज, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, इन सबको एक एक करके समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको सिस्टम की ओवरऑल लोकेशन और पार्ट्स का अंदाजा हो। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन की, यानी टेस्टीज। ये बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होते हैं, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। एग्जाम में स्क्रोटम का फंक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसे मार्क कर लीजिए। टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं के अंदर 1 से 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जहां एक्चुअली स्पर्म्स बनते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लियर हो। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। बच्चों, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। एक है मेल जर्म सेल्स, जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये आगे जाकर स्पर्म बनाते हैं। और दूसरे हैं सर्टोली सेल्स। सोचो, ये नर्स सेल्स हैं जो डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस है, वहां होते हैं लेडिग सेल्स, जिनका काम है एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स बनाना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको स्पर्म प्रोडक्शन की एक्चुअल साइट का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम स्पर्म के ट्रैवल पाथ को समझ रहे हैं। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। रेटिटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डेफरेंस और आगे।
इस सफर में एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस ऐड करते हैं। इन सिक्रीशंस को मिलाकर कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ये फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से रिच होता है। और जब इस सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म्स मिल जाते हैं तो उस मिक्सचर को कहते हैं सीमेन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सीमेन का कॉम्पोजिशन क्लियर हो। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अगले मेजर टॉपिक पर मूव कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें आपको ओवरीज, ओविडक्ट्स जिनको फलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना, ये सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको फीमेल सिस्टम के सभी ऑर्गन्स की पोजीशन पता चले। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम मुख्य ऑर्गन्स को समझ रहे हैं। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो ओवियम और हार्मोन्स बनाती हैं। फिर है ओविडक्ट या फलोपियन ट्यूब। इसके पार्ट्स हैं इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमिस। याद रखिए, एम्पुला ही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। फिर है यूट्रस यानी वूम। इसकी दीवार की 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मस्क्यूला मायोमेट्रियम और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की साइक्लिक चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन 3 मुख्य ऑर्गन्स की डिटेल्स क्लियर हो जाएं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, जिसमें 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं। इनके अंदर होते हैं एल्वियोलाई, जो मिल्क सिक्रीट करते हैं। फिर ये मिल्क डक्ट से होता हुआ निपल से बाहर आता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको मिल्क प्रोडक्शन और सिक्रीशन का पाथवे समझ आए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम चैप्टर के सबसे क्रूशल पार्ट पर आ गए हैं, गैमीट फॉर्मेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर ध्यान से सुनिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है। मेल में स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर शुरू होती है और कंटिन्यूस चलती है, जिससे 4 इक्वल स्पर्म्स बनते हैं। जबकि फीमेल में oogenesis फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाती है। ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और इसमें एक बड़ा ओवम और छोटे पोलर बॉडीज बनते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप इन दोनों प्रोसेसेस का कंपैरिजन आसानी से याद कर सकें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। बच्चों, ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक 28 डेज साइकिल दिखा रहा है। देखिए कैसे पिट्यूटरी हार्मोन्स यानी LH और FSH और ओवेरियन हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ऊपर नीचे जाते हैं, और इनके असर से यूटरस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम कैसे चेंज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 14th डे के आसपास LH का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं, और यही ओव्यूलेशन कराता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप हार्मोन्स के इंटरप्ले को विजुअली समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हमने इस पूरी साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है और ब्लीडिंग होती है। दूसरा, फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें फॉलिकल्स ग्रो करते हैं और एस्ट्रोजन बढ़ता है। फिर 14th डे पर ओव्यूलेटरी फेज, जब LH सर्ज की वजह से ओवम रिलीज होता है। और आखिर में ल्यूटियल फेज, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप साइकिल के इवेंट्स को सीक्वेंस में याद रखें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है। चलिए देखते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम प्रेगनेंसी की शुरुआत को समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये फर्टिलाइजेशन से लेकर यूट्रस में बच्चे के इम्प्लांट होने तक की पूरी जर्नी है। इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म्स ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूटरी रीजन तक पहुंचते हैं। वहां एक स्पर्म ओवम से फ्यूज होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। फिर इस जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिविजन शुरू होते हैं, जिसे क्लीवेज कहते हैं। इससे डेवलप होकर बनता है ब्लास्टोसिस्ट, जो आखिर में यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जाकर एम्बेड हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेप्स क्लियर हों।
अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है। अब हम आखिरी सेक्शन में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम चैप्टर के फाइनल स्टेजेस पर हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम 9 महीनों की प्रेगनेंसी के दौरान फीटस की मंथ बाय मंथ डेवलपमेंट देख रहे हैं। पहले महीने के एंड तक एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है और स्टेथोस्कोप से सुनी जाने वाली हार्ट साउंड ही एक ग्रोइंग फीटस का पहला साइन होता है। दूसरे महीने के एंड तक लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। 5वें महीने में फीटस की पहली मूवमेंट्स फील होती हैं और 9 महीने के एंड तक फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको फीटल डेवलपमेंट के मेजर माइलस्टोन्स पता हों। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम डिलीवरी प्रोसेस यानी पार्ट्यूरेशन और उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन यानी लैक्टेशन को समझ रहे हैं। पार्ट्यूरेशन का ट्रिगर फीटस और प्लासेंटा से ही आता है, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। डिलीवरी के बाद मैमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो एंटीबॉडीज से भरपूर होता है, इसलिए न्यूबॉर्न की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको चाइल्ड बर्थ और इनिशियल इन्फेंट केयर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों, ये हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखे, गैमीट फॉर्मेशन समझा, मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके हार्मोनल कंट्रोल को जाना, और फिर फर्टिलाइजेशन से लेकर प्रेगनेंसी और डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस समझा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए, अब आपके लिए एक सवाल। इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सवाल है, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और उसके रैपिड सिक्रीशन को क्या कहते हैं? इससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप थोड़ा सोचें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो। सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरा बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज करना हो, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें। इसी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम बायोलॉजी को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट वॉक थ्रू करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स और प्रोसेसेस, सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में। तो ये है हमारा आज का रिवीजन प्लान। हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे बर्थ कंट्रोल मेथड्स, एमटीपी और एसटीआईज को डिटेल में समझेंगे। फाइनली इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखेंगे और कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करके एक क्विक रिकैप करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स और पीवाईक्यूज चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक पिन कॉमेंट में है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 चैप्टर का इंट्रोडक्शन। किसी भी टॉपिक में घुसने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो है क्या और एग्जाम्स के लिए उसकी वैल्यू कितनी है। तो पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ का असली मतलब समझते हैं। देखो, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको कोई रिप्रोडक्टिव डिजीज़ नहीं है। ये एक टोटल वेल बीइंग की स्टेट है जिसमें आप फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली हर तरह से फिट हो। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब सवाल उठता है, बोर्ड्स में ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर सीधे सीधे सोसाइटल हेल्थ गोल्स की बात करता है। यहाँ से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और ये पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे टॉपिक्स को समझने का बेस है। तो इस चैप्टर को हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 2 पर, प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज। जब हमने समझ लिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, तो अब उससे जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और उसको आखिर हमने मैनेज कैसे किया, उस पर बात करते हैं। इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को समझने के लिए इस नंबर को देखो। साल 1900 में पूरी दुनिया की आबादी थी लगभग 2 बिलियन। इस नंबर को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि अगले 100 सालों में जो हुआ वो शॉकिंग है। और ये देखिए, साल 2000 आते आते पॉपुलेशन 2 बिलियन से सीधा 6 बिलियन पर पहुंच गई। सिर्फ 100 सालों में 3 गुना इंक्रीज। इसी को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इसके पीछे का रीजन था बेटर मेडिकल फैसिलिटीज और लोगों की लिविंग कंडीशंस का इम्प्रूव होना।
इस बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने काफ़ी पहले ही कदम उठाए। हम दुनिया की पहली कुछ कंट्रीज में से थे जिन्होंने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किए। फिर 1971 में एमटीपी को कुछ कंडीशंस के साथ लीगल किया और आज इन सभी प्रोग्राम्स को रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी आरसीएच के अंदर चलाया जा रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस। ये एक मेडिकल टेस्ट है जिसमें बेबी के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उससे आने वाले बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे डाउन्स सिंड्रोम का पता लगाया जाता है। लेकिन इसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ फीमेल फोइटिसाइड के लिए, इसीलिए इस पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कानूनी रोक है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी है। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का सबसे डायरेक्ट सोल्यूशन है कॉन्ट्रासेप्शन। एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली, असरदार और आसानी से मिलना चाहिए, और हाँ, उसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होने चाहिए। सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड्स। इनका एक ही फंडा है, स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th से 17th डे के बीच इंटरकोर्स अवॉइड किया जाता है। कॉइटस इंटरप्टस में इजैक्यूलेशन से ठीक पहले पीनस को विथड्रॉ कर लिया जाता है। और लैक्टेशनल एमिनोरिया डिलीवरी के बाद जब तक माँ बच्चे को इंटेंसिवली ब्रेस्ट फीड कराती हैं तब तक इफेक्टिव रहता है। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर हाँ, इनके फेल होने के चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। नेक्स्ट है बैरियर मेथड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्पर्म और ओवम के बीच एक फिजिकल बैरियर बना देते हैं। कॉन्डम्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, पर इनका एक ड्यूअल बेनिफिट है जो हमेशा याद रखना। ये प्रेगनेंसी रोकने के साथ साथ एसटीआईज और एड्स जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं। अब बात करते हैं आईयूडीज की, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये फीमेल्स के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड है। इन डिवाइसेस को डॉक्टर्स या ट्रेन्ड नर्सेस यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक काम करते हैं। आईयूडीज के 3 मेन टाइप्स हैं। ये टेबल बोर्ड्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जैसे लिपिस लूप स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जैसे सीयूटी कॉपर आयंस रिलीज करके स्पर्म की मोटिलिटी यानी उनके मूवमेंट को कम कर देते हैं। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए ही अनफिट बना देते हैं। तीनों के एग्जाम्पल्स और मैकेनिज्म दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर आती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इन्हें 21 दिन तक रोज लेना होता है, उसके बाद 7 दिन का गैप होता है और फिर इस साइकिल को रिपीट किया जाता है। इनका काम करने का तरीका सिंपल है, ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को ही रोक देती हैं। इंडिया में लखनऊ के सीडीआरआई ने सहेली नाम की एक नॉन स्टेरॉयडल पिल बनाई है जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होता है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। और आखिर में आते हैं सर्जिकल मेथड्स, जिन्हें हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। ये एक तरह से परमानेंट सोल्यूशन है। मेल्स में इसे वेसेक्टमी कहते हैं, जिसमें वैस डेफरेंस को काटकर बांध देते हैं ताकि स्पर्म आगे ना जा सके। फीमेल्स में इसे ट्यूबेक्टमी कहते हैं, जिसमें फलोपियन ट्यूब को काटकर बांध देते हैं ताकि एग आगे ना जा सके। इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर होती है। अगर आपको ये कंपैरिजन क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4 में हम 2 सेंसिटिव लेकिन बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एसटीआईज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सबसे पहला सवाल ये है कि एमटीपी या जिसे हम वॉलंटरी अबॉर्शन भी कहते हैं, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए होता है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर या फिर रेप जैसे केसेस में हो सकती हैं। और कुछ केसेस में ये ज़रूरी हो जाता है जब प्रेगनेंसी माँ या बच्चे दोनों में से किसी के लिए भी खतरनाक हो। अब एमटीपी से जुड़े कुछ लीगल और सेफ्टी पॉइंट्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्तों तक एमटीपी को सेफ माना जाता है और इसके लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बहुत रिस्कियर हो जाता है और इसके लिए 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। ये सब एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 के तहत कंट्रोल होता है। अब आते हैं एसटीआईज पर। ये इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। इनके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जिससे एड्स होता है। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes और एचआईवी इनक्योरेबल हैं, लेकिन बाकी एसटीआईज अगर शुरू में ही पता चल जाएं तो पूरी तरह ठीक हो सकती हैं।
अब आते हैं सेक्शन 5 पर। बायोलॉजी में डायग्राम्स के बिना तो मार्क्स मिलना मुश्किल है ना? तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे, और अगर आपको ऐसे ही विजुअल रिवीजन और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस स्लाइड पे देखिए, एक तरफ ट्यूबेक्टमी का डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि फिलोपियन ट्यूब्स को काटकर बांध दिया गया है। ये एक परमानेंट मेथड है। दूसरी तरफ इम्प्लांट्स हैं, जो छोटी छोटी रॉड्स होती हैं जिन्हें स्किन के नीचे डाला जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म लेकिन रिवर्सिबल हार्मोनल मेथड है। तो अब तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े उनका एक प्रोसेस फ्लो बना लेते हैं। पहला स्टेप है गैमेट्स को मिलने से ही रोक दो, जैसा कॉन्डम्स करते हैं। अगर वो ना हो पाए तो स्टेप 2 है ओव्यूलेशन या फर्टिलाइजेशन को ही रोक दो, जैसा पिल्स और कुछ आईओडीज करते हैं। अगर वो भी हो जाए तो स्टेप 3 है इम्प्लांटेशन को रोकना। और आखिरी ऑप्शन है गैमेट ट्रांसपोर्ट को सर्जिकली यानी परमानेंटली ब्लॉक कर देना। अगर ये फ्लो समझ आ गया है तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल पक्का हो गया है। और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट सेक्शन पर। एग्जाम से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। इस सेक्शन में हम कॉमन मिस्टेक्स और एक फाइनल क्विक रीकैप करेंगे। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जहां अक्सर मार्क्स कटते हैं, तो ध्यान देना। पहला, वैसेक्टमी को फीमेल और ट्यूबेक्टमी को मेल में कंफ्यूज कर देना। दूसरा, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के बीच का फर्क भूल जाना। एमटीपी के लीगल टाइम फ्रेम्स को गलत लिखना और ये मान लेना कि नेचुरल मेथड्स का फेलियर रेट कम होता है। ये पॉइंट्स बोर्ड्स में बार बार पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर मत करना। तो चलिए इस चैप्टर को एक रैपिड फायर रिकैप के साथ फिनिश करते हैं। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एमनियोसेंटेसिस फीटस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का टेस्ट, IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वेसेक्टमी मेल स्टेरिलाइजेशन, ट्यूबेक्टमी फीमेल स्टेरिलाइजेशन, और सहेली इंडिया की वंस अ वीक ओरल पिल। तो इसके साथ हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, डायग्राम्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी चैप्टर्स को इसी तरह रिवाइज करें तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।